आज की इस वीडियो में हम संस्कृत के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे और ये क्लास 10 वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। इसलिए क्लास 10 वाले बच्चे इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे, पूरा देखेंगे। और देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, हर साल एग्जाम में पूछा हुआ है। अब 2022 के 2021 के 2020 में जो पूछा गया क्वेश्चन है उससे भी टच करा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। देखिए, संस्कृत का और कई बच्चों को संस्कृत का बहुत हार्ड भी लगता है। मैं गारंटी देता हूं कि अगर संस्कृत के पूरे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं तो एक भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम में नहीं छूटेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है। देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन बोला है कि व्याघ्र पथिक कथा जो चैप्टर्स आपको संस्कृत में पढ़ना है, आखिर वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो इसका आंसर होगा हितोपदेश, यानी हित और उपदेश जोड़ देंगे तो हितोपदेश बन जाएगा। वही तो व्याघ्र पथिक कथा किस ग्रंथ से संकलित है, तो इसका आंख मूंद के आंसर मारेंगे हितोपदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बाघ के हाथ में, यानी जो चैप्टर से व्याघ्र पथिक कथा है इसमें बाघ का और पथिक का चर्चा किया गया। ठीक है, तो बताना कि बाघ के हाथ में क्या था। क्या था? जल था, पत्थर था, ईंटा था, या कंगन, सोने का कंगन था, उसको कुश कहा गया। ठीक है ना, तो बाघ के हाथ में क्या था? कुश था। क्या था? कुश। यदि जो सोने का कंगन था उसको संस्कृत में कुश कहा गया है। तो बाघ के हाथ में क्या था? कुश था। तीसरा प्रश्न बोला है, व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंगरम, यानी तुम्हारा कंगन कहाँ है, किसने कहा था? तो पथिक ने कहा था। किससे कहा था? बाघ से। बाघ जब पथिक को बुलाता, पथिक का मतलब राही को बुलाता है, तो राही सिंपल से पूछता है, पहले तुम अपना कंगन दिखाओ, कुत्र तौ कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है। तो देखो, क्वेश्चन है व्याघ्र पथिक कथा में कुत्र तौ कंगनम किसका कथन है, तो आंसर हो जाएगा पथिक का। क्या होगा? पथिक का। अब चौथा प्रश्न बोला है, किसके बिना ज्ञान भार है, तो क्रिया बिनम ज्ञान भारम, यानी क्रिया के बिना ज्ञान भार है, तो किसके बिना ज्ञान भार के समान है, आंसर मानेंगे क्रिया के बिना। अगला प्रश्न बोला है, मधुरा विजयम किनकी रचना है। मधुरा विजयम जो है वो किनकी रचना है, तो गंगा देवी की है। किनकी रचना है? गंगा देवी की। कई सारे बुक में गलत भी दिया, कई में तिरुलंबा, कई में क्षमा राव, तो ये गलत है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, तो मधुरा विजयम किनकी रचना है, तो गंगा देवी की। किनकी रचना? गंगा देवी की। अगला प्रश्न बोला छठा आपका, भारत महिमा पाठ में पुराणों से कितने पद लिए गए हैं। देखो, भारत महिमा जो पाठ है उसमें पुराण से आपका जो पद लिया गया वो मात्र 2 पद लिया गया। कितना लिया गया? पद 2 लिया गया। सातवां प्रश्न बोला है कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे। मिथिला में वीरेश्वर क्या थे, तो एक मंत्री के पद पर थे। किसके पद पर थे? मंत्री के पद पर थे, जो गरीबों को, अनाथों को और आलसियों को भोजन, कपड़ा, वस्त्र देते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका कि मिथिला में वीरेश्वर कौन थे? एक मंत्री थे। अगला 8वां प्रश्न बोला है, गोलघर कहाँ है। क्या क्वेश्चन बोला है? गोलघर कहाँ है। और देखो, गोलघर क्यों पूछा है, क्योंकि आपको दूसरा संस्कृत में चैप्टर पढ़ना पाटलिपुत्र वैभव। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब पाटलिपुत्र में किसकी चर्चा? गोलघर की। इसी कारण से गोलघर का क्वेश्चन किया है। गोलघर कहाँ है, और ये क्वेश्चन 2022 में किया था। कहाँ है, तो पटना में। कहाँ पर है? पटना में। गोलघर क्यों बनाया गया, तो अनाजों के भंडारण के लिए। अगला 91वां प्रश्न है, अंत्येष्टि संस्कार कब होती है। अंत्येष्टि का मतलब क्रियाक्रम, अंत वाला संस्कार कब होता है? मरणोपरांत। तो इसका आंसर मारेंगे मरणोपरांत, यानी मरने के उपरांत। आगे 10वां प्रश्न है, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं। देखो बाबू, टोटल संस्कार में संस्कृत में 16 पढ़ने, यानी टोटल संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 है। लेकिन जन्म से पहले कितनी संस्कार है, तो 5। कितने संस्कार है? 5। आंख मूंद के इसका आंसर लगाएंगे 5। अगला प्रश्न 11वां बोला है, किस संस्कार के साथ लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, यानी वैसी संस्कार का नाम बताइए जिसके आते ही लोग गृहस्थ जीवन में, घरेलू जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, तो संस्कार का नाम है विवाह। विवाह के बाद लोग गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। विवाह भी क्या? एक संस्कार है। आगे देखिए 12 नंबर, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। जो नीति श्लोका पाठ है वो किस ग्रंथ से संकलित है, तो विदुर नीति से संकलित है। किससे संकलित है? विदुर नीति से संकलित है। आगे प्रश्न आपको बोल रहा है, आगे प्रश्न बोल रहा है 13 नंबर, विद्या की रक्षा किससे होती है। जो विद्या हम लोग को जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसकी रक्षा किससे होती है, तो योग से। योग से, तो इसका आंसर मारेंगे योग से। अगला प्रश्न आपका 14 में बोला है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है। जो नीति श्लोक का पाठ आपको संस्कृत में चैप्टर्स पढ़ने हैं उसमें कितने श्लोक है, तो बाबू 10 श्लोक है। कितने श्लोक है? 10 श्लोक है। और देखिए 15वां प्रश्न आपका है, 15वां प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो राम प्रवेश राम का बिहार के भिखन टोला नाम के गांव में उसका जन्म हुआ है। कहाँ हुआ है? भिखन टोला गांव में। जो कर्मवीर कथा चैप्टर्स पढ़ना उसी में तो ये पढ़ना है कि राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ है, भिखन टोला में। ठीक है, तो इस तरह से आपका 15 इंपॉर्टेंट प्रश्नों का बसरते इसको लिख कर दिमाग में बैठा लेना है, याद नहीं करना है। अगला देखिए 16वां प्रश्न बोला है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा किस पाठ में। जो दलित ग्रामवासी है, जो गरीब बच्चा से गरीब में परिवार में जन्म लेकर वो समझिए कि आपका केंद्रीय लोक सेवा में चला जाता है, मतलब बहुत बड़ा पद पर वो चला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उस पुरुष की, दलित ग्रामवासी पुरुष की
जो कथा है, कहानी है, वो किस चैप्टर्स में है? तो कर्णवीर कथा में है। किस पाठ में है? कर्णवीर कथा में चर्चा की गई है। आगे देखिए 17 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ? तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात के टक्कारा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, तो स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। इनसे क्या माने? गुजरात में। अब पूछेगा टक्कारा नामक गांव में किनका जन्म हुआ? मार सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए वही टक्कार नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। अगर देखिए 28 नंबर, स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर था। स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। देखो वेदों की ओर लौटो किनकी नारा? इन्हीं की है। आर्य समाज की स्थापना किसने? इन्होंने ही किया था, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। आगे 19 नंबर, रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर। मूल शंकर का मतलब स्वामी दयानंद। ठीक है, तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि मूस जो है ना, जिस भगवान को लड्डू उड्डू ये सब चढ़ाया जाता है, मूस उसको झूठ कर रहा है, फिर भी लोग उसकी पूजा करते, आरती करते हैं। इसी कारण से क्या कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले आए? अपने घर चले आए। 20वां प्रश्न बोला मंदाकिनी का क्या अर्थ है? तो मंदाकिनी किसकी चर्चा की है? जब राम जी आते हैं चित्रकूट पर्वत के आसपास में आते हैं और वहीं पे एक नदी है जिसका नाम मंदाकिनी पड़ा और उस नदी का नाम है गंगा नदी। ठीक है, इसमें मंदाकिनी उसका नाम दिया गया है। तो मंदाकिनी का क्या अर्थ है? तो गंगा नदी। आगे 21 नंबर बोला कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ में कहाँ की गंगा का वर्णन है? तो मंदाकिनी वर्णनम पाठ में जो गंगा नदी की चर्चा की गई है वो कहाँ की? गंगा नदी की चर्चा की, वो कहाँ की गंगा नदी है? तो चित्रकूट की गंगा नदी है। कहाँ की? चित्रकूट की गंगा नदी है। 22 नंबर प्रश्न बोला कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ के कवि कौन है? तो मंदाकिनी वर्णनम, इसमें राम जी की चर्चा की गई है, तो रामायण के लेखक कौन है? तो भैया वाल्मीकि जी है। तो आंख मूंद के इसका आंसर मानेंगे वाल्मीकि। आगे प्रश्न 23 नंबर, राम ने बिलाक्षी का मतलब विशाल आंखों वाली, बड़ी आंखों वाली, यानी राम ने बिलाक्षी से किसे संबोधित किया था? तो सीता को। किसे संबोधित किया? सीता को। सीता को ही वो बड़ी आंखों वाली कहते हैं। अगला प्रश्न आपका 24 नंबर है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? तो जो मंगलम पहले का संस्कृत का चैप्टर पढ़ता है क्लास 10 वाले बच्चे का, तो मंगलम पाठ में कितने आपके मंत्र है? तो 5 मंत्र है। 25 नंबर बोला है, कर्णस से दानवीरता किस ग्रंथ से संकलित है? तो कर्णस से दानवीरता जो कर्ण के बारे में चर्चा की गई है, तो उसमें वो जो ग्रंथ है वो कर्णभार रूपक से संकलित है। किससे संकलित है? कर्णभार रूपक से। 26 नंबर प्रश्न है, वास्तव में अशांति के कितने कारण है? तो दुनिया में अशांति के मात्र कितने कारण? 2 कारण है। तो जब अशांति वाले चैप्टर्स पढ़ेगा, संस्कृत का अंतिम चैप्टर पढ़ता है, ठीक है, तो वास्तव में अशांति के कितने कारण हो गए? 2 हो गए। 27 नंबर, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा? भगवान बुद्ध ने ही ये भविष्यवाणी कर दी थी, तो भगवान बुद्ध इसका आंसर मानेंगे। 28 नंबर प्रश्न बोला कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है? राजशेखर है। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न, आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? तो आलस कथा जो चैप्टर्स है उसके लेखक विद्यापति है और ये किस ग्रंथ से संकलित है? पुरुष परीक्षा संकलित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला 30 नंबर, आलस कथा कैसी कथा है? तो व्यंगात्मक कथा है। इसमें चारों आलसी आपस में व्यंग करते हैं, बातें करते हैं। इसमें आलसियों की चर्चा की गई पूरी तरह से। तो आलस कथा कैसी कथा? व्यंगात्मक कथा है। तो इस तरह से मैंने संस्कृत का 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। अगर आप इसको देख लेते हैं तो गारंटी देते हैं कि यहाँ से आपका 20+ जरूर एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा, एक भी प्रश्न यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। सारे प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहे तो ले सकते हैं, ले लीजिए। चलिए इस वीडियो को सभी बच्चों के पास एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये संस्कृत का वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और आज से आपकी क्लास डेली बाई डेली चलेगी, क्योंकि क्लास नहीं चल रही थी, नेट का हमारे जिले में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन अब क्लास आपकी डेली बाई डेली चलेगी। लाइव भी अब चलने वाली है बहुत जल्दी, इसलिए सभी बच्चे टाइम सब लाइव में जुड़ेंगे और वीडियो को पूरा सभी जगह वॉच कर देंगे। जय हिंद।